दोस्तों नमस्कार। वॉरेन बफेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही निवेश शुरू कर दिया था और आज उनकी संपत्ति डॉलर 130 बिलियन से भी ज़्यादा है। फिर भी मैं उन्हें महान निवेशक नहीं कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। पृथ्वी के बारे में हमारी वैज्ञानिक जानकारी जितना आप सोचते हैं उससे काफ़ी नई है। यह जानने के लिए कि पृथ्वी कैसे काम करती है, हमें धरती की सतह को गहराई तक खोदना पड़ता है, जो हम अभी पहले कुछ समय तक नहीं कर पाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या, थंबनेल में तो वॉरेन बफेट के बारे में था। हाँ, हम उसी टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं, आप वीडियो के साथ बने रहें। 19वीं शताब्दी में जाकर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हुए कि हाँ, पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। अनेकों प्रूफ होने के कारण इस रिसर्च के विरुद्ध जाने की भी संभावना नहीं थी। संसार भर में एक समय में जमे हुए विश्व के निशान भरे पड़े हैं। यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए विशाल शिलाखंड, महीन परतों में कुरेदे हुए चट्टानी तल। ये प्रूफ स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि एक ही हिमयुग नहीं, कुल 5 हिमयुग आए थे। ग्रह को जमाने, फिर से पिघलाने व फिर से जमाने में लगी ऊर्जा चौंका देने वाली होगी। आखिर पृथ्वी पर हो रहे इन चक्रों का कारण क्या हो सकता है? हिमयुग क्यों आया? इस बारे में अनेकों हाइपोथेसिस थी। उनके इनॉर्मस जियोलॉजिस्ट प्रभाव के कारण ये परिकल्पनाएं उतनी ही प्रभावी थी। ऐसा माना जा रहा था कि पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर उठने से पृथ्वी की हवाओं में आए बदलाव के कारण जलवायु में भी परिवर्तन आया होगा। कुछ एक ने तो कहा कि यह एक प्राकृतिक अवस्था है जो कि मैसिव ज्वालामुखी के फटने से बाधित पृथ्वी के तापमान में बदलाव के कारण हुआ होगा, लेकिन इससे 5 युगों की पुनरावृत्ति को नहीं समझाया जा सकता था। 20वीं सदी के आरंभ में मिलुटिन मिलाकाविक नामक एक सर्बियन वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक परिकल्पना रखी जो कि अब हम जानते हैं कि वो सही है। सूरज और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गमन को प्रभावित करता है, जिससे पृथ्वी को सूरज की तरफ थोड़ा सा झुका देता है। उन्होंने ये माना कि पृथ्वी के गोलार्धों में आए झुकाव के कारण कहीं सूर्य की किरणें कहीं कम तो कहीं ज़्यादा पड़ने के कारण ऐसी कठोर शीत ऋतु का निर्माण हुआ, जिसके चलते यह ग्रह पूरी तरह से जम गया। लेकिन व्लादिमीर कोप्पे नाम के रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने मिलाकाविक के शोध का गहराई से अध्ययन किया और जमाव का असली कारण पता किया। शाश्वत है कि बर्फ सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करती है, जिसके कारण और अधिक ठंड पड़ती है और अधिक हिमपात होता है और यह चक्र चलता रहता है। कुछ सैकड़ों वर्ष के अंतराल में यह मौसमी बर्फ बढ़कर महाद्वीपीय चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह एक हिमयुग की शुरुआत होती है। इसके अपोजिट दिशा में भी ऐसा ही होता है, जिससे हिमपात में कमी आती है और हिमयुग चला जाता है। यहाँ अद्भुत बात यह है कि कैसे एक छोटे से परिवर्तन से कुछ इतना बड़ा विकसित हो जाता है। शुरुआत होती है किसी कम गर्म ग्रीष्म ऋतु की बची बर्फ की महीन परत से, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा, और फिर वह भूगर्भीय रूप से पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी कई मील मोटी बर्फ की चादर से ढक जाती है। हिमयुग से एक बड़ा सबक यह मिलता है कि ज़बरदस्त नतीजों के लिए ज़बरदस्त ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कुछ जमा होता जाता है, अगर थोड़ी सी वर्दी भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है, एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने बड़े नतीजे दे सकता है कि वे एक तर्क से परे नजर आएं। और धन दौलत के मामले पर भी यह लागू होता है। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की, इस पे 2000 से भी ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी है। उनमें से कई बेहतरीन है, लेकिन ऐसी बस कुछ ही है जो उस तथ्य पर ध्यान देती है कि बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके अच्छे निवेशक होने से ही नहीं बनी है,
मेरे वीडियो बनाने के समय वॉरेन बफेट की संपत्ति 136.9 बिलियन डॉलर है। उसमें से लगभग 84.2 बिलियन डॉलर उनके 50वें जन्मदिन के बाद में पूंजित हुई है और उनके 65वें जन्मदिन के बाद 81.2 मिलियन डॉलर उन्होंने पूंजी अर्जित की है, जबकि लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी बन जाते हैं। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक है, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता उनकी निवेश कुशलता से जोड़ते हैं तो आप उन तथ्यों को पीछे छोड़ देंगे जो उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी है। वे एक शताब्दी के 3/4 भाग तक निवेशक बने रहे हैं। अगर इन्होंने हमारी तरह 30 की उम्र में निवेश शुरू किया होता और 60 की उम्र में रिटायर हो जाते तो शायद ही उनका नाम कोई जानता आज। एक छोटे से विचार टेस्ट पर नज़र डालिए। वॉरेन बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में निवेश शुरू कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति 30 मिलियन डॉलर थी। उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दें तो 9.3 मिलियन डॉलर थी। लेकिन अगर वे सामान्य व्यक्ति होते जिन्होंने अपनी किशोरावस्था और युवावस्था दुनिया घूमने अपनी अभिलाषा को ढूंढते हुए बिताई होती तो शायद ही आज हमने उनका नाम सुना होता और उनके पास अभी मात्र 25,000 रुपये डॉलर की संपत्ति होती। और मान लेते हैं कि फिर भी वह 22% पर ईयर असाधारण वार्षिक रिटर्न कमाने में भी कामयाब होते, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते ताकि वो गोल्फ खेल सकें, अपने नाते पोतियों के साथ समय बिता सकें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और अन्य सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकें, तो फिर आज उनकी संपत्ति का मोटा मोटा अनुमान क्या होता? 84.9 बिलियन डॉलर तो नहीं, उनकी संपत्ति होती 11.9 मिलियन डॉलर। उनकी वास्तविक जो शुद्ध संपत्ति है वर्तमान में उससे 99.9% कम। अब इसे एक अलग तरह से देखिए। वॉरेन बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक है, लेकिन सबसे महान निवेशक नहीं है जब बात वार्षिक प्रतिफल की हो। एक अमेरिका के हेज फंड रेनेसांस टेक्नोलॉजी के प्रमुख जिम साइमंस ने 1988 से लेकर लगातार 3 दशक तक 66% वार्षिक दर से रिटर्न जनरेट किया है, वो भी कंपाउंडिंग के रूप में। आज तक कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच पाया है। और जैसा कि अभी हमने देखा, वॉरेन बफेट ने तो मात्र 22% वार्षिक कंपाउंडिंग प्रतिफल जनरेट किया है, जो कि उनके रिटर्न से 1/3 है। सिमंस अपने पीछे गणित और वित्त के अभूतपूर्व मिश्रण की विरासत छोड़ गए हैं, जिससे उनके हेज फंड ने लगातार 3 दशक तक 66% की दर से रिटर्न प्राप्त करने में मदद ली थी। साइमंस की शुद्ध संपत्ति उनकी डेथ 10 मई 2024 के समय $31.4 बिलियन थी। आप और मैं जानते हैं कि यह कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है जब हम इन आंकड़ों पर नज़र डालें कि वो वॉरेन बफेट से 75% कम धनी है। अगर साइमंस इतने अच्छे निवेशक थे तो फिर यह अंतर क्यों है? क्योंकि साइमंस ने 50 की उम्र से निवेश शुरू किया था। बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए उनसे आधे वर्ष से भी कम वर्ष थे। अगर जेम्स साइमंस ने 70 वर्ष तक बफेट की तरह 66% की दर से रिटर्न कमाया होता तो आप वो आंकड़े, वो उनका धन, वो पूंजी जानकर अचंभित हो जाएंगे। वो पूंजी है 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 721 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और 160,000 डॉलर। ये आंकड़े हास्यास्पद और अव्यवहारिक दिखाई पड़ते हैं। बात असल में यह है कि वृद्धि अनुमान में छोटे लगने वाले बदलाव हास्यास्पद और अविश्वसनीय, अव्यवहारिक आंकड़ों को जन्म दे सकते हैं। इसलिए जब हम यह समझने की कोशिश कर रहे हो
कि कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, हीमयुग कैसे आ सकता है, ये कंपाउंडिंग से इतनी संपत्ति कैसे बन सकती है, वॉरेन बफेट इतने धनी क्यों हैं। हम अक्सर सफलता की उस मुख्य कुंजी को अनदेखा कर देते हैं। प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की सफलता को उस आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने किशोरावस्था में बनाया और वृद्धावस्था तक बनाए रखा। निवेश उनका कौशल है, लेकिन समय उनका राज है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। मैंने लोगों को कई बार कहते सुना है कि जब उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की तालिका पहली बार देखी, या फिर ऐसी कोई कहानी जिसमें उन्हें बताया गया हो कि 30 की बजाय आप 20 की उम्र में निवेश करना शुरू कर देते तो आपके रिटायरमेंट के समय आपकी फाइनेंशियली स्थिति अलग होती। लेकिन संभवतः अब उनके लिए यह संभव नहीं है। इस तालिका ने उनके लिए कुछ किया तो यह किया कि उन्हें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सही रूप से सहज नहीं है। रैखिक सोच घातीय सोच की तुलना में सहजज्ञ होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि 8 को 8 से 8 बार जोड़ो तो आप आसानी से उसे जोड़ लोगे, जो होगा 72, 72। अगर उसी जगह मैं आपको बोलूं कि 8 को 8 से 8 बार गुणा करो तो शायद आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप यह गणना कर नहीं पाएंगे, जो कि होती है 13। IBM ने 1950 में 3.5 मेगावाट की हार्ड ड्राइव बनाई, जो कि 1960 में कुछ एक दर्जन मेगावाट तक पहुंची, लेकिन वही 1970 में 70 मेगावाट की हो चुकी थी। इसके बाद ड्राइव की जो साइज थी वो तो घातीय रूप से छोटी होती गई और उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो घातीय रूप से बढ़ती गई। 1990 के दशक के आते आते हार्ड ड्राइव 200 से 500 मेगावाट का हो चुका था और फिर धम मानो विस्फोट हो गया। 1999 एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट के साथ आया। 2003 पावर मैक 120 गीगाबाइट। 2006 नए iMac में 250 गीगाबाइट। 2011 4 टेराबाइट की पहली हार्ड ड्राइव। 2017 60 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। 2019 100 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। अब इन सब को संक्षिप्त में देखें तो आप देखेंगे कि 1950 से लेकर 1990 के बीच हमने 296 मेगावाट तक की हार्ड ड्राइव बनाई। 1990 से लेकर अब तक हमने 100 मिलियन से भी ज़्यादा मेगावाट प्राप्त किए। यदि आप एक टेक्नोलॉजी आशावादी होते और 1950 में आप अनुमान लगा लेते कि आने वाले समय में ये स्टोरेज क्षमता है वो 100 या 1000 10,000 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन देखिए यही सच हो गया। कंपाउंडिंग का स्वभाव सामान्य ज्ञान से विपरीत होने के कारण हम में से होशियार व्यक्ति भी इसकी शक्ति को अनदेखा कर देता है। 2004 में बिल गेट्स ने नई ईमेल की आलोचना करते हुए कहा था कि आखिरकार 1 गीगाबाइट की स्टोरेज की ज़रूरत किसको पड़ेगी, लेकिन उसके जवाब में स्टीवन लेवी ने कहा, अग्रणी टेक्नोलॉजी में उनका सिक्का चलने के बावजूद उनकी सोच अभी भी पुराने प्रतिमान में अटकी हुई है, जहां स्टोरेज एक ऐसी सामग्री है जिसे संरक्षित करना अति आवश्यक है। चीज़ों में बहुत जल्दी वृद्धि हो जाती है, आप उसके आदी नहीं हो सकते। इसमें खतरा इस बात का है कि कंपाउंडिंग सहज ना हो तो हम अक्सर इसके सामर्थ्य को अनदेखा कर देते हैं और अन्य माध्यमों द्वारा हम समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा इसलिए है कि हम कंपाउंडिंग के सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए शायद ही कभी इसको टाइम देते होंगे। बफेट की सफलता पर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन किसी एक का भी शीर्षक यह नहीं है कि यह शताब्दी के 3/4 भाग से लगातार निवेश करते आ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता का कारण यही है, और इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि यह सहजज्ञ नहीं है।
कई लेखकों ने आर्थिक चक्रों, ट्रेडिंग नीतियों, सेक्टर बेट आदि पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट। इसमें बस एक पृष्ठ होना चाहिए जिसमें आर्थिक वृद्धि का दीर्घकालिक चार्ट हो जो कि कंपाउंडिंग के साथ दर्शाया हुआ हो। सहज ज्ञान के अनुसार अमीर बनने का सबसे सर्वश्रेष्ठ यह उपाय हो सकता है। मैं एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकर हूँ। मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ और उन्हें कंपाउंडिंग के बारे में बताता हूँ, जब मैं उन्हें बताता हूँ कि आप महीने के 1000 रुपये बचाकर अगले 20 सालों में 12 से 15 लाख रुपए की संपत्ति जमा कर सकते हैं, मैं उन्हें जब बताता हूँ कि 30 सालों में आप 1000 रुपये की महीने की बचत से 40 से 42 लाख रुपए संपत्ति कर सकते हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें उस बात पे विश्वास नहीं होता, जो कि ये कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा खेल है। लेकिन अच्छे निवेश का अक्सर आज से उच्चतम प्रतिफल कमाने से नहीं होता है, क्योंकि उच्चतम प्रतिफल अक्सर एक बार की सिद्ध होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसका मतलब अच्छे प्रतिफल कमाने से हैं जिन्हें आप बरकरार रख सकें और उन्हें दोहरा सकें। तभी कंपाउंडिंग अपना खेल दिखाती है और अपार रूप से बढ़ती है। इसके विपरीत ऊंचे प्रतिफल जिन्हें बरकरार ना रखा जा सके वो अक्सर दुखद कहानियों का रूप ले लेते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को जो जुआ, सट्टा, ये क्रिकेट में, ये ड्रीम 11 में, ये कसिनो में, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट अपनाते हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन वो उनका अंत हमेशा दुखदायी होता है। इसलिए कंपाउंडिंग ही एक ऐसा स्रोत है जो हमें अमीर बना सकता है या हमारी वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करें जिसमें आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिवेंचर, गोल्ड बॉन्ड, फॉरेन स्टॉक आदि प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी सर्विस मिलती है। तो बिना देरी किए हुए आप अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे साथ अपनी निवेश जर्नी है वो शुरू कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।